नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमारे पास एक डाइपोल है और इस डाइपोल को थीटा एंगल पर रखा गया। थीटा एंगल पर ये डाइपोल हमारा रखा गया। डाइपोल क्या होता है कि इक्वल एंड अपोजिट एक सिस्टम होता है जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जों से मिलकर बना होता है। तो माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, और इसका डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। कन्वीनियंस के लिए इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस 2l लिया जाता है, क्योंकि जब मिड पॉइंट से हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो इस साइड का यल हो जाता है और इधर का यल हो जाता है। तो कन्वीनियंस के लिए 2l डिस्टेंस सपोज किया जाता है। अब ये डाइपोल मोमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। केमिस्ट्री फिजिक्स में तो ऐसे ही लेते हैं कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ इसका डायरेक्शन होता है, लेकिन केमिस्ट्री में अपोजिट लिया जाता है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास एक डाइपोल रखा गया है और डाइपोल पर प्लस चार्ज पर एक फोर्स एक्ट होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस चार्ज पर एक फोर्स एक्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स आपका निगेटिव चार्ज पर माइनस क्यू ई और ये है प्लस क्यू अलोंग द डायरेक्शन। प्लस क्यू पर फोर्स है क्यू ई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स है माइनस क्यू ई अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज इक्वल टू 0। जो नेट फोर्स होता है डाइपोल का वो इक्वल होता है 0 के। माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई फोर्स लेते हैं तो नेट फोर्स डाइपोल पर ऑन डाइपोल इज 0। But these forces, the line of action of these forces are different, make force of couple। ये दोनों फोर्स ऑफ कपल बनाते हैं और टार्क क्रिएट करते हैं और डाइपोल को अलाइन करने का प्रयास करते हैं अलोंग द फील्ड के डायरेक्शन में। ये फोर्स इसको इस तरफ रोटेट करता है और ये फोर्स इसको इस तरफ रोटेट करता है, और चाहते हैं कि ये डाइपोल हमारा रोटेट हो जाए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था हम लोगों का, जब हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल एनर्जी के डिफिनीशन में, तो ये देखा था कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हम डाइपोल को पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इनफिनिटी से जो लाएंगे, इसको इन्फिनिटी से डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाएंगे। ऐसे लाना है, इसको इस तरह से लाना है, परपेंडिकुलर फील्ड के परपेंडिकुलर लाना है। तो यहाँ पे जब प्लस चार्ज है तो इस पर एक फोर्स एक्ट किया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और यहाँ पे जो माइनस चार्ज है उस पर फोर्स एक्ट किया अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स होता है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये हो गया कि इस प्लस चार्ज वाले पोर्शन को हमको लाने के लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और माइनस चार्ज वाले पोर्शन को लाने के लिए खुद सिस्टम वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम वर्क इटसेल्फ स्वयं कर रहा है। तो ये तो नेट वर्क डन इसके लिए 0 होगा। और फिर जब हम इसको फील्ड में लाएंगे तो फील्ड में इसके प्रेजेंट लोकेशन पर रोटेट करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम पहले डाइपोल को ऐसे लाएं और फिर इसको इसके प्रेजेंट लोकेशन पर हम इस तरह से रोटेट कर दें प्रेजेंट लोकेशन पर, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा डाइपोल को। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो द टू फोर्सेस फॉर्म ए कपल, द टार्क एक्सर्टेड बाय द कपल विल बी, टार्क कितना हुआ, टार्क होता है P क्रॉस C। P क्रॉस C यानी P से E के डायरेक्शन में, P हमारा इस डायरेक्शन में, P इस डायरेक्शन में है और E का डायरेक्शन इस तरफ, एंगल है इसमें थीटा।
तो जो टार्क एक्ट करता है फ्रॉम पी टू ई, पी से ई के तरफ टार्क एक्ट होता है, डायरेक्शन होता है, और ये होता है पी ई साइन थीटा। अब वर्क डन का डिफिनेशन ये था हम लोगों का कि वर्क डन जब हम लोग करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो दो डिफिनेशन होते हैं। एक तो फोर्स इक्वल टू होता है आपका वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर, जब लीनियर मोशन होता है उस कंडीशन में हम लोग लेते हैं। लीनियर मोशन के कंडीशन में वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो वर्क डन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, टाउ इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी और टार्क हमारा रोटेट कर रहा है, तो ये फोर्स हुआ। अब ये हमको वर्क डन कैलकुलेट, तो यहाँ पे पी को तो हम लोग देख चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसका डायरेक्शन है निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज का। अब पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में किस तरह से डिफाइन है, डिफाइन होती है ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये होता है पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बट ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता, उस कंडीशन में ट्रू होता है जब फ्रिक्शन एब्सेंट हो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। तो जो भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं, ये सपोज कर चलते हैं कि फ्रिक्शन एब्सेंट है और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो हमको यहीं से फाइंड करना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी होती है वो होती है निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में कितनी पोटेंशियल है और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में कितनी पोटेंशियल है, उन दोनों का डिफरेंस हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यही चीज हमको फाइंड करना है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये लेते हैं हम यहाँ पे कि इफ डाइपोल इज रोटेट थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टार्क एक्टिंग ऑन इट, देन द स्मॉल वर्क डन इज। पहले तो हम लोगों ने देखा कि डाइपोल को हमको लाना है, किस तरह से लाना है, इसको इन्फिनिटी से लाना है, तो प्लस चार्ज पर वर्क हुआ, वो यहाँ पे जो वर्क डन लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, और इस निगेटिव चार्ज को लाने के लिए सिस्टम वर्क डन बाय इटसेल्फ, सिस्टम खुदे कर रहा है। तो नेट वर्क डन, ये जितना एक्सटर्नल फोर्स करेगा उतना ये आपका ये सिस्टम करेगा, तो नेट वर्क डन जीरो। बस इसको रोटेट करने के लिए, प्रेजेंट लोकेशन से रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, वही हमको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे हमने कि इसका प्रेजेंट लोकेशन थीटा एंगल पर था, अब इसको हम रोटेट कर रहे हैं, टार्क हमारा किस डायरेक्शन में लगा था, इस डायरेक्शन में, अब इसको हम रोटेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा और टार्क के बीच जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर कितना होगा, टाउ इंटू डी थीटा कास 180, और कास 180 की वैल्यू होती है -1, तो टाउ माइनस डी थीटा करेंगे, क्योंकि टार्क तो हमारा इस डायरेक्शन में है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल जो निकला टार्क में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वो होगा 180 डिग्री। अब यहाँ टार्क जो है टाउ की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो टाउ की वैल्यू होती है माइनस यहाँ पे टाउ और डी थीटा, तो यहाँ पे माइनस डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, ये हमको मिलेगा डी थीटा, तो माइनस पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये मिल गया हमको वर्क डन। अब वर्क डन को क्या करना है, अब इस वर्क डन को हम किस लोकेशन पर फाइंड करते हैं, तो यहाँ से हम लेते हैं कि अब हम रोटेट कराते हैं इसको थीटा एंगल से, किस तरह, थीटा 2 पर। तो अब यहाँ पे वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे कि डाइपोल को हमने थीटा 1 से थीटा 2 पर रोटेट कराए, तो टोटल वर्क डन in rotating the dipole from theta 1 to theta 2 will be, work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2 will be कितना होगा,
W इक्वल टू θ1 से θ2 dW। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब dW की वैल्यू पुट करें तो dW θ1 θ2 माइनस पी साइन थीटा डी थीटा। अब पी हमारे कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे और साइन थीटा डी थीटा का कर देंगे इंटीग्रेशन। तो माइनस साइन थीटा और डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास थीटा और माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कास थीटा। तो ये हमको मिला पी कास थीटा θ1 θ2। θ1 हमारी लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है θ2। तो अब यहाँ पे पी कास θ2 माइनस कास θ1 रख दिए। अब वर्क डन हमको मिल गया। अब वर्क डन, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की खासियत ये होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारे पास और इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की खासियत ये होती है कि एक कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा एक क्लोज साइकिल में टोटल वर्क डन करेगा तो वो जीरो होता है क्लोज साइकिल में। दूसरी खासियत ये होती है कि ये वर्क डन जो होता है कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये इसका हम निगेटिव कर दें तो हमको मिलेगा माइनस पी कास θ2 माइनस कास θ1। अब इसको हम यहाँ पे कर देते हैं रोटेट और ये माइनस को हम हटा देते हैं तो हमको मिला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर पी कास θ1 माइनस कास θ2। अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था हम लोगों का, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब फाइनल किसको सपोज करें, इनिशियल। तो अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो नाउ एट एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल में बी एज्यूम टू बी जीरो एज नेट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पोजीशन विल बी। यहाँ पे बड़ी ही एक खूबसूरत एजम्पशन सपोज कर ली जाती है। पहले हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि हम डाइपोल को इन्फिनिटी से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत लाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे परपेंडिकुलर जब हम डाइपोल को ले आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर वर्क डन करना पड़ रहा है और निगेटिव चार्ज जो है वो सिस्टम खुद कर ले रहा है। तो नेट वर्क डन, अगर हम परपेंडिकुलर इसको लाते हैं डाइपोल को तो नेट वर्क डन क्या हो रहा है हमारा जीरो। यानी 90 पर पोटेंशियल एनर्जी को एक एजम्पशन है वो सपोज कर लेते हैं कि 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी जीरो। तो ये फर्स्ट कंडीशन में कि हम इनिशियल को किसको मानेंगे 90। तो इनिशियल जो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इनिशियल पर पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री है तो वो हो जाएगा जीरो। तो एक एजम्पशन है, खूबसूरत एजम्पशन है नाउ एट एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल may be assumed to be zero as net work done by the electric force in bringing the dipole from infinity to this position will be। अब इसको ऐसे लाए फिर रोटेट किया तो अब मान लेते हैं कि ऐसे लाए तो 90 पर लाए, 90 पर पोटेंशियल एनर्जी को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी। फिर इसको हम थीटा एंगल पर रोटेट कर रहे हैं तो उस पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये एजम्पशन ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल पी कास θ1 माइनस कास θ2। θ1 को ले लिया जाता है 90 डिग्री और θ2 को हम सपोज कर लेते हैं थीटा। तो अब ये यू फाइनल पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि कास θ1 तो यू इनिशियल स्टेज पर पोटेंशियल एनर्जी यानी 90 पर हमको जीरो सपोज कर लेना है। तो पी कास 90 माइनस कास थीटा, देन हमको मिलेगा यू थीटा इक्वल टू पी माइनस कास थीटा। कास 90 की वैल्यू होती है जीरो
तो यू थीटा हमको मिल गया माइनस पी ई कास थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, क्योंकि ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको मिली प्रेजेंट लोकेशन के कॉन्फ़िगरेशन में, वो हो गई यू थीटा इक्वल टू माइनस पी ई कास थीटा। अब इसके तीन केस एराइज होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो पहली चीज हम डिस्कस करते हैं और केस नंबर फर्स्ट लेते हैं कि व्हेन थीटा इज जीरो, अगर थीटा हमारा जीरो है यानी डाइपोल हमारा पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यू इक्वल टू माइनस पी कास जीरो, यानी ये होता है माइनस पी ई, और ये पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम। Thus, when dipole moment is parallel to the external electric field, potential energy of a dipole is minimum. तो यहाँ पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, और कोई भी सिस्टम की बात कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम हो, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहाँ पे हमको मिला दिस इज कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम की मीनिंग समझा देते हैं। देखिए, पहली चीज तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि जो पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन यहाँ पे आती है और क्यों हम कहें कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। तो ये हमारा कह रहा है दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने बोला, आपको बताया कि जिस भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है, वह सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो पहले तो हम लोगों ने देखा कि जो डाइपोल होता है उस पर फोर्स क्या होता है तो यहाँ पे नेट फोर्स ऑन डाइपोल, तो नेट फोर्स डाइपोल पर ऑलवेज जीरो, चाहे वो किस भी कंडीशन में रखा गया हो। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा हो, या एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो, या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो, हर पोजीशन में नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो। तो ये तो हो गया। दूसरी चीज टार्क का डेफिनेशन था, टार्क हम लोग फाइंड किए थे पीई और साइन थीटा। हियर यहाँ पे थीटा हमारा है जीरो, तो इसको हम लिख लेंगे पीई और साइन जीरो, तो साइन जीरो की जो वैल्यू होगी वो होगी जीरो, तो टार्क भी जीरो और फोर्स भी जीरो। तो ये सिस्टम हमारा हो गया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। अगर किसी सिस्टम पर कोई सिस्टम है, अगर नेट फोर्स उस पर जीरो है और टार्क भी जीरो है, तो पहले तो नेट फोर्स जीरो है तो ये कहलाता है हमारा ये रोटेशनल है, टार्क जीरो है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है, ये लीनियर इक्विलिब्रियम होता है। तो जो सिस्टम लीनियर इक्विलिब्रियम में हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, तो वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन हो गया, यानी इस कंडीशन में जब थीटा हमारा जीरो होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, टार्क भी जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिनिमम होगी, और इस सिस्टम या डाइपोल को बोले कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों स्टेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, और इस स्फीयर के अंदर हमने एक छोटा सा स्फीयर ले लिया, और इस स्फीयर को जब हम रोटेट करा दें, इस तरह से स्फीयर हमारा रोटेट करे, ऐसे रोटेट करा दें, तो जब रोटेशन करेगा स्फीयर हमारा, तो ये वाला छोटा वाला स्फीयर वो अपने पोजीशन से थोड़ा सा इधर से उधर डिस्प्लेस होगा, बट अपने पोजीशन से हटेगा नहीं, जैसे चुंबक लगा हो और वहीं पे बैठा हो। तो आप इसको घुमाते रहें, इस स्फीयर को आप घुमाते रहें, बट ये वाला थोड़ा सा अपने पोजीशन को चेंज करेगा और फिर वहीं पे आके बैठ जाएगा। ठीक यही पोजीशन इसमें होता है। अगर हमने डाइपोल को इस तरह से थीटा एंगल पर रख दिया, तो डाइपोल को तो इस पर फोर्स लगा एक F1 और इस पर फोर्स लगा F2, तो
इस पर ये फोर्स ऑफ कपुल बनाते हैं और ये टार्क क्रिएट करते हैं। ये इस तरफ रोटेट कराता है और ये ऐसे रोटेट कराता है और डाइपोल को अलाइन करना चाहते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो डाइपोल तो हमारा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, ये है। तो अब इसको हम थोड़ा सा भी ऐसे रोटेट करेंगे फिर वो ऐसे आ जाएगा, जैसे इसमें चुंबक लगाओ, अगर थोड़ा सा रोटेशन देंगे टार्क के कारण अपने फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन लेते हैं, और सेकंड कंडीशन ये तो वही फिगर है। अब यहाँ पे इसी बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि अब यहाँ पे आप देखें कि डाइपोल है, ये हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा है। अब इसको अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा पर रोटेट करते हैं तो फिर ये टार्क जो होगा वो क्या करेगा, रेस्टोरिंग एक्सटर्नल टार्क हमने ऐसे लगाया इसको, और रेस्टोरिंग टार्क इस तरफ लगेगा और रेस्टोरिंग टार्क इसको फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला देगा। तो ये है आपका कि ये कंडीशन होता है जब थीटा हमारा 0 हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, फोर्स ऑन डाइपोल इज 0 होता है, टार्क ऑन डाइपोल इज 0 होता है। ये तीन सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं केस नंबर 2, और केस नंबर 2 की व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में क्या क्या शर्तें लागू होंगी। अब आते हैं U इक्वल टू माइनस पी कास 90। तो 90 पर तो ये एजम्पशन ही था हम लोगों का कि 0 ही होता है। तो ये एजम्पशन हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 थी और 0 हो भी रही है। और इस तरह से भी हम देखें कि जब डाइपोल को हम फील्ड के 90 डिग्री ऐसे रख देंगे डाइपोल को, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस जगह पर माइनस, तो इसको हम यहाँ पे जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में और इस पर जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में, यानी इसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरफ रोटेट कराएंगे, ले आएंगे, तो हमको इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और ये खुदे वर्क करेगा। तो नेट वर्क क्या हो जाएगा, 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पर 0 होती है। ये एजम्पशन इसीलिए लिया गया है। तो अब आते हैं व्हेन डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी इज 0। पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 होती है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 90 डिग्री, फील्ड से 90 डिग्री का एंगल, फील्ड ये है, फील्ड में रखा गया है। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, नेट फोर्स तो 0 ही होगा, और नेट फोर्स हमारा 0 होता है ऑलवेज, चाहे जिस कंडीशन में भी हम रखें। और टार्क इस कंडीशन में मैक्सिमम होता है, यानी जब 90 डिग्री का होता है तो टार्क मैक्सिमम होता है। ये वाला फोर्स इसको ऐसे लाने लाइन करना चाहता है और ये वाला फोर्स इसको ऐसे रोटेट कराता है। तो ये रोटेशन इस तरह से होते हैं कि ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड में अलाइन कर जाएं। अब आते हैं थर्ड केस लेते हैं, और थर्ड केस है हमारा when theta is 180 डिग्री, यानी डाइपोल एंटी पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड से एंटी पैरेलल में जब हम रखते हैं तो U इक्वल टू माइनस कास 180 डिग्री माइनस पी, और कास 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हमको मिला प्लस पी, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। इस सिचुएशन में, इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और ये कंसेप्ट आपको मैंने बताया कि जब किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम होती है तो वो सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहाँ पे कि व्हेन डाइपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू एक्सटर्नल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो हमारा डाइपोल होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो क्या क्या हमको निकला, एफ नेट ऑलवेज 0, ये हम लोग देख चुके हैं कि हमेशा ही 0 होता है। सेकंड होता है टार्क, टार्क 0 होगा, क्यों 0 होगा वो भी देख लेते हैं, पीई, और यहाँ पे साइन 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू होती है 0, यानी ये
टार्क हमारा होगा 0। यू इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, टार्क हमारा 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। ये हमारे कंडीशन हो गए जब टार्क डाइपोल को हम एंटी पैरेलल रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये हमने रख दिया, यहाँ पे -4 और यहाँ पे +4। तो डाइपोल को पहले हम लोग ऐसे रखते थे, यहाँ निगेटिव था और यहाँ पॉजिटिव था, ये हमारा डाइपोल था। बट इस बार डाइपोल को हम लोगों ने इसको एंटी पैरेलल कर दिया। एंटी पैरेलल का मतलब जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमारी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपका डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है निगेटिव टू पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन अब इस तरफ हो गया, इसीलिए इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। तो एंटी पैरेलल, अब यहाँ पे हमारे पास है निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो Q-QE along द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये फील्ड है तो फील्ड के, और ये प्लस है तो प्लस पर कितना लगता है QE इस डायरेक्शन में along द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसको थोड़ा सा हम इसके पोजीशन से चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज कर दिया तो अब ये देखिए, ये वाला तो फील्ड के अपोजिट में लग रहा है और ये फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये रोटेट हो जाएगा इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो फिर हमारा डाइपोल कैसे हो जाएगा, इस तरह से ही हो जाएगा जो कंडीशन थी। यही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से समझाते हैं आपको। जब हमने इसको ऐसे रोटेट कराया तो ये तो रोटेशन कराएंगे तो खुद ही ये अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे काम किया और ये फील्ड के डायरेक्शन में वर्क किया, तो ये तो चाहेगा कि ये अलाइन कर जाए डाइपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये शर्त ही होती है हमारी, दिस इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक गोला भाई साहब हैं, इनके सर पर एक छोटा सा गोला रख दीजिए, अब इनको रोटेट आप करा दीजिए गोले भाई साहब को, तो ये तो एक ही बार में धड़ाम से गिर जाएंगे, फिर उठेंगे कहाँ से। वही चीज तो यहाँ हो रहा है, यही कंडीशन यहाँ पे हो रही है। आप देखें फिर से एक बार कि यहाँ पे जब हम डाइपोल को रोटेट करा दिए इस डायरेक्शन में, डाइपोल तो हमारा ऐसे है, निगेटिव है पॉजिटिव है, अब इसको हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे कर दिए पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल टार्क लगाए और एक्सटर्नल टार्क लगाकर रोटेट करा दिया। तो निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है -QE अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और इस पर फोर्स लगता है अलोंग द डायरेक्शन, तो ये इसको इस तरफ खींच देगा और ये फोर्स इसको इस तरफ, और डाइपोल हमारा कैसे हो जाएगा, इस तरह से सीधा हो जाएगा। तो एक ही बार में ये सीधा हो गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ये तो हो गया, यही शर्त यहाँ पे हो रहा है कि गोले भाई साहब के सर पर एक छोटा गोला रखा और जैसे ही इसको रोटेट कराए तो गोला भाई साहब धड़ाम से गिरे, और धड़ाम से गिरे तो ये इनका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। यही कंडीशन यहाँ पे भी लग रही है कि इसको हम थोड़ा सा रोटेट, और यही चीज जब 0 पर हम देख रहे थे तो हल्का सा ट्विस्ट किए, इस तरह से ट्विस्ट किया हल्का सा, लेकिन वो फिर ऐसे आ जा रहा था, फिर ऐसे किया ऐसे आ जा, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे तो एक ही बार में अपने पोजीशन को चेंज कर दे रहा है। तो यही हमारा कंडीशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। Two electric dipole of moment P1 and P2 are in the straight line. Find the electric potential energy of each in the presence of other placed at r distance. तो अदर डाइपोल के कारण जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फिगर है और एक डाइपोल यहाँ पे और एक डाइपोल, और ये दोनों डाइपोल एक दूसरे से, ये हमने ले लिया मिड पॉइंट और यहाँ से इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो अब क्या करते हैं कि हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोगों ने फाइनल U इनिशियल माइनस ऐसे देखे थे कि वर्क डन लेते थे, या U इक्वल टू -PE और कितना cos थीटा, ये इस कंडीशन पर लगता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले तो इस फर्स्ट डाइपोल के कारण
सेकेंड डाइपोल पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। डाइपोल के एक्सिस पर कितनी फील्ड होती है, ये एक्सिस है, तो एक्सिस है तो यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2p/r पर क्यूब, ये फील्ड होती है। तो अब P1 के कारण हम यहाँ पे फील्ड निकालना है, इसमें इस जगह पर, तो हम इसको निकाल लिए इतना। तो अब आइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डाइपोल मोमेंट P1 एट द अदर डाइपोल इज, मतलब इस डाइपोल फर्स्ट डाइपोल के कारण हम इस डाइपोल पर इस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो, तो इसका तो एक्सिस हुआ, पहले वाले डाइपोल का कहीं भी निकालें, यहाँ पे निकालें तो ये तो एक्सिस हो गया। तो एक्सिस पर कितना होता है, E1 इक्वल टू 1/4 ये होगा 2p/r पर क्यूब। E1 हमको मिल चुका। अब हमको यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल हमारा किस तरह से रखा गया है, डाइपोल रखा गया है अलोंग द फील्ड, यानी थीटा कितना हो रहा है 0। तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, P होता माइनस P.E, तो P और E और कास हो गया 0, तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस, और ये 2 है और किस फील्ड के में है, E1 के फील्ड में, तो -P2 इंटू E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको मिली, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल P2 इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज, कितना हो जाएगा आपका, U इक्वल टू -P2 इंटू U, P2 यही है और इसको हम ऐसे लिखे 2p1p2 1/4 2p1/r³ इक्वल टू हो जाएगा -1/4 2p1p2/r पर क्यूब। ये हमारा रिजल्ट होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी हम डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रोटेट कर दें तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया U फाइनल माइनस U इनिशियल। यू इनिशियल का मतलब स्टेबल से हम कहाँ ले जा रहे हैं रोटेट करके, तो ये और यही हो जाएगा हमारा वर्क डन। तो ये वर्क डन हमको फाइंड करना है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे हम रोटेट करा रहे हैं एक्सटर्नल से, तो ये डेल्टा U इक्वल टू W एक्सटर्नल, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर लें तो हमको मिल जाएगा। तो आइए इसको हम लोग करते हैं, W बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U 180 फाइनल में 100, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में 180 का एंगल बनता है और स्टेबल में 0 डिग्री का। तो वही चीजें U 180 पर कितना है और 0 पर कितना है, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे। W इक्वल टू -P cos 180 डिग्री माइनस, और ये माइनस क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है -P cos थीटा, और -P cos 0। अब cos 0 की वैल्यू 1 और 180 की -1, तो हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू, और ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा वर्क डन होगा 2PE। ये भी एक रिजल्ट है। इसको हम वर्क डन अगर P की वैल्यू दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ा। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।